नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सर कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड हेतु पॉलिटिकल साइंस के दूसरे वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने हाल ही में पॉलिटिकल साइंस शुरू किया है और जो आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, इस वीडियो का पहला सवाल है, निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। फ्रांस की जो शासन व्यवस्था है यह समूह में नहीं है, लेकिन अन्य जो देश है उसकी शासन व्यवस्था समूह में है। इसलिए आप टिक कीजिएगा कि निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो फ्रांस जो होगा इसका सही उत्तर होगा। आप इसी पर टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी सूचियां हैं? तो इनकी मात्र 3 सूचियां हैं। आप याद रखिएगा, इनकी मात्र 3 सूचियां हैं। याद रखिएगा आप कि भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी सूचियां हैं? तो मात्र 3 जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस राज्य के लिए कुछ विशेष प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। मतलब अन्य राज्यों को ना कोई विशेष खास प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को कुछ विशेष मतलब खास प्रावधान दिया गया है। आप गूगल पर सर्च करके उन प्रावधान के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों के लिए किन किन स्थानीय संस्था या संस्थाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा नगर पंचायत। मतलब जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान में कुछ अशुद्धियाँ रह गई है जो आधुनिक युग के साथ साथ उसमें थोड़ी थोड़ी बदलाव हो रही है, और उस 74वें बदलाव के द्वारा ना मतलब नगर पंचायत के कुछ सिद्धांत था उसको ठीक किया गया, ठीक है। अगला सवाल है, भारत संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। याद रखिएगा, जो पंचायती राज व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत मुखिया, सरपंच, जिला परिषद आदि चुने जाते हैं, और इसी व्यवस्था के आधार पर 73वां संशोधन हुआ था, वे आपके संविधान में हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा, 74वां संशोधन जो हुआ था संविधान में वह नगर पंचायत के लिए हुआ था, और जो 73वां हुआ था वह पंचायत राज व्यवस्था के लिए हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है, निम्नलिखित कथनों में कौन गलत है? तो ये तो भाई ऑप्शन सवाल है, आप ऑप्शन देखिएगा, टिक कीजिएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा, स्थानीय संस्थाएं भारत की संघीय शासन व्यवस्था में बाधक है। और कोई जरूरी नहीं है कि इसका यही उत्तर सही होगा, इसके अलावा अन्य भी उत्तर हो सकता है, क्योंकि यह सवाल जो है ना बाई ऑप्शन है। आप बाई ऑप्शन देख करके समझ करके टिक कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको सारे वीडियो लाइन से समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आ रहे हैं सारे वीडियो, यदि थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हाँ आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप सिर्फ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम आपका सारा विषय कंप्लीट कराएंगे, और करा ही तो रहे हैं। आपने देखा लगातार हमने हिंदी आपको पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया, भूगोल पढ़ाया, अर्थव्यवस्था पढ़ाया, इतिहास पढ़ाया, और हम अब पॉलिटिकल साइंस में भिड़ गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचायती सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो ग्राम पंचायत का। याद रखिएगा, जो पंचायती सचिव होता है वह ग्राम पंचायत का सचिव होता है, ठीक है। जो ग्राम पंचायत होता है, प्रत्येक पंचायत में होता है ग्राम पंचायत, उसी का यह सचिव होता है। अगला सवाल है, भारत की भाषा नीति का एक सही लाभ क्या है? तो मजबूत राष्ट्रीय एकता जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। और ये जब जितने भी सवाल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब सवाल ना बाय ऑप्शन है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सवाल बढ़िया से कूल हो करके समझ के पढ़िएगा, चारों ऑप्शन देखिएगा, और जो अच्छा लगेगा समझ बूझ कर टिक कीजिएगा, ठीक है। आपके अच्छा लगने से नहीं होगा, वो उत्तर सही होना चाहिए, गलत होगा तो आपका नंबर जाएगा।
सही होगा तो आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, आएगा तो पूरा और जाएगा तो पूरा, इसलिए आप सोच समझ कर टिक कीजिएगा। आपके परीक्षा में 80 ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, जिसमें से आपको मात्र 40 बनाना है, जो आएगा सो बनाइएगा। आजकल जो बोर्ड का वैल्यू रह गया है, बोर्ड परीक्षा आज इतना डल हो गया है, इतना डल हो गया है कि पूछो ही मत। मतलब सारे सवाल डबल डबल आ रहे हैं। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, सारे सवाल तो डबल डबल आ रहे हैं। अब तो गधा पहलवान बन जाएगा। थोड़ा सा पढ़ ले समझ ले तो आप भी पढ़िए समझिए तो आप भी पहलवान हो जाइएगा। हम आपको गधा नहीं बोल रहे हैं, आप तो पढ़ते होंगे तो खूब पढ़ते होंगे, ठीक है। आप अपने आँखों को बंद कीजिए और अपने से पूछिए कि हम पढ़ते हैं, तो अंदर से आवाज़ आएगी पढ़ते होंगे तो हाँ, नहीं तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देख सकते हैं, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 40,000 से अधिक। यदि किसी स्थान की आबादी 40,000 से अधिक है तो उसको हम नगर कहेंगे। क्या कहेंगे जी? उसको हम नगर कहेंगे या नगर परिषद के रूप में उसको बांट देंगे, ठीक है। अगला सवाल है, बिहार में पंचायती राज संस्था कैसी है? तो त्रिस्तरीय भी इसको हम बोल सकते हैं। त्रिस्तरीय जो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है वह क्या है? तो त्रिस्तरीय है। 3 समूहों में 3 स्तंभों में बटी हुई है, ठीक है। अगला सवाल है, किस उद्योग ने केंद्र राज्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सरकारी आयोग राइट ऑप्शन होगा। आप इसी पर टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें सुरक्षित है? तो 1/3 सीटें। मतलब 1/3 का मतलब क्या? 3 में से 1 भाग महिलाओं का है और 2 भाग पुरुषों का है। 3 भाग हम किए हैं और इस 3 भाग में से 1 भाग महिला का हो गया और 2 भाग किसका हुआ? पुरुष का हुआ। याद रखिएगा, आपको याद रखना होगा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें सुरक्षित है? तो 1/3 मतलब 3 में से 1 महिला का है और 2 पुरुष का है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या? खुद से शासन करना कि संस्था कौन है? तो जिला परिषद जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। अभी हाल ही में बिहार में जिला परिषद का चुनाव हुआ था, मुखिया का चुनाव हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है। अगला सवाल है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख। इस वीडियो में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे हैं जो आपके बिहार बोर्ड में पूछ सकते हैं। आप इसको ध्यान से याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख जो होते हैं यही प्रधान होते हैं। अगला सवाल है, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी? तो 7,000। यदि किसी स्थान की आबादी 7,000 या इससे थोड़ा बहुत अधिक है तो उसको हम एक ग्राम पंचायत के रूप में मानेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत समिति का अंग है? तो प्रमुख। हमने आपको ऊपर ही बताया था। अगला सवाल है, पटना नगर निगम के कितने वार्ड है? तो 75। याद रखिएगा, पटना नगर निगम जो है ना, इसमें वार्डों की संख्या कितनी है? तो 75 है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। पहले 29 था, एक घट गया है और एक उसका चला गया है केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अगला सवाल है, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक होता है? तो ग्राम कचहरी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। और लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? तो राज्य सूची जो होगा इसका सही उत्तर होगा। इस तरह आपने देखा, हमने पॉलिटिकल साइंस बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा हेतु दूसरा वीडियो भी ख़त्म कर दिया और ऐसे ही करते करते हम पॉलिटिकल साइंस भी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी में मिलेंगे नए वीडियो के साथ। हाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? जब हमारा देश भारत आजाद हुआ था उस समय हमारे देश में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 565 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। आज हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
लेकिन जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश में टोटल 565 देसी राज्य थे। ठीक है, अगला सवाल है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, राज्य पुनः गठन आयोग की स्थापना सन 1953 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला सवाल है इनमें कौन सा राज्य कई वर्षों से विशेष दर्जे की मांग कर रहा है? तो बिहार। बिहार जो है ना, पूरा भारत देश से विशेष राज्य प्राप्त होने का दर्जा मांग रहा है, लेकिन अभी तक भारत इसको यह दर्जा नहीं दिया है विशेष राज्य का। ठीक है, अगला सवाल है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। याद रखिएगा, 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना था जिसका नाम है तेलंगाना। ठीक है, अगला सवाल है प्राचीन काल में महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाता था? तो गृह लक्ष्मी, मतलब घर की लक्ष्मी। प्राचीन काल में हम महिलाओं को गृह लक्ष्मी के नाम से बुलाया करते थे, लेकिन आज यह प्रथा खत्म ही हो गई। ठीक है, और ये रहा सब्सक्राइबर का बोर्ड। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हमारे चैनल पर 9th 10th 11th 12th ITI और पॉलिटेक्निक संबंधित सारे वीडियो अपलोड होते हैं। आप इस बात को जानते ही हैं। अगला सवाल है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो सन 1946 में। याद रखिएगा, भारत में संविधान सभा का गठन सन 1946 में हुआ था और 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था 2 साल 11 माह और 18 दिन में। लगभग 3 साल लगे थे। ठीक है, अगला सवाल है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? याद रखिएगा, चिपको आंदोलन जो था ना, यह वृक्षों के संरक्षण वाला एक आंदोलन था और यह आंदोलन सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। और ये उत्तर प्रदेश में जो ये जगह है ना, वह जगह आज जो है ना उत्तराखंड में चला गया है, लेकिन पहले वह उत्तर प्रदेश में था। याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा और अनपढ़ जनजातियों ने मिलकर टेहडी गढ़वाल नामक जिला में यह आंदोलन किया था। उस समय टेहडी गढ़वाल नामक जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता था, यूपी में। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में वो कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, अगला सवाल है दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना? तो सन 1972 ईस्वी में। सन 1972 ईस्वी में दलित पैंथर्स का निर्माण हुआ और इस नियम के अंतर्गत, इस संगठन के अंतर्गत दलितों को उनका हक मिलता है। ठीक है, उनको कुछ आरक्षण दिया जाता है, कुछ छूट दिया जाता है सरकार की तरफ से। अगला सवाल है किसी वर्ग विशेष के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन की किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसको हम हित समूह कहते हैं। हित का मतलब क्या होता है? भलाई वाला काम। तो याद रखिएगा, किसी वर्ग विशेष के हितों को बढ़ावा देने वाले जो संगठन होता है, उस संगठन को, उस समूह को, उस ग्रुप को हम हित समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल है चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो पर्यावरण के संरक्षण हेतु। आप यदि पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगा रहे हैं तो पर्यावरण संरक्षण हेतु ही तो है। ठीक है, चिपको आंदोलन पूरी तरह वृक्षों के संरक्षण हेतु था, इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा जो होगा इसका सही उत्तर होगा, आप टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना, मतलब वैसे लोकतंत्र की स्थापना जिसमें सभी लोगों को एक समान अधिकार मिल सके। और याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन था, इस आंदोलन को जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। आज बिहार में जयप्रकाश नारायण जी को हम लोक नायक भी कहते हैं और इन्हीं के नाम पर बहुत सारी महाविद्यालय हैं जिसको हम जेपी यूनिवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है किस राज्य में हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए या बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ना, तमिलनाडु जो है, यहाँ पे तमिल भाषा बोली जाती है
और यहाँ के लोग हिंदी ना बोलते हैं ना समझते हैं। लेकिन हमारे देश में ना अधिकांश हिंदी बोलने और समझने वाले राज्यों की संख्या अधिक है, इसलिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, मातृभाषा भी हिंदी है। और हिंदी का विकास देवनागरी और हिंदी का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। और हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपियां क्या है, तो देवनागरी लिपि है, ठीक है, जिसको हम नंदी नागरी लिपि भी कहते हैं, ठीक है। आपने हिंदी के बुक में पढ़ा होगा इस बात को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा, दलित सेना का गठन जो है इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। ये सवाल भाई ऑप्शन होगा, ऑप्शन देख करके समझ करके आप टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से दलित पैंथर्स संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र मतलब मुंबई जो होगा इसका सही उत्तर होगा, आप इसी पर टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, नेल्लौर नेल्लौर में तारी विरोधी आंदोलन जो हुआ था में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया था। तो करीब 5000 गांवों की महिलाओं ने भाग लिया था। मतलब आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में तारी विरोधी आंदोलन हुआ था। उस समय तारी को बंद करने के विरोध में आंदोलन हुआ था, ठीक है। और लगभग 5000 गांवों की महिलाओं ने तारी विरोधी आंदोलन में भाग लिया था। देखते ही देखते यह आंदोलन मतलब तारी विरोधी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में भी होने लगा था, ठीक है। अगला सवाल है, राजीव गांधी लांगोवाल समझौता कब हुआ था। तो सन 1985 जो होगा इसका सही उत्तर होगा, आप इसी पर टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, 2019 के लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। तो भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी, जिसका चुनाव चिन्ह है कमल छाप। और आज भी हमारे देश में अभी भी वर्तमान में कमल यानी भाजपा का ही सरकार है। अभी यूपी में चुनाव होने वाले हैं, देखिए कौन जीतता है। फिर से योगी जी आते हैं कि अखिलेश यादव आते हैं, ये तो वक्त बताएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दल क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो इसका सही उत्तर होगा तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी जो है ना, यही क्षेत्रीय राजनीति दल है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश मतलब लोगों का आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो 1970 के दशक से, ठीक है। मतलब भारत के लोग ना 1970 के बाद अपना हक मांगने लगे, ठीक है। क्यों मांगने लगे, क्योंकि इनके पास शिक्षा आने लगी। और शिक्षा जहां रहेगा वहां पे लोग अपना हक मांगेंगे ही मांगेंगे, ठीक है। क्योंकि शिक्षा क्या है, शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसलिए आप शिक्षा भरपूर लीजिए। शिक्षा का अभाव होगा तो आप अपना हक नहीं मान सकेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब संगठित रूप में मुखर हुआ। तो सन 1988 से 1989 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली। तो सन 2003 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, भारतीय दलीय पद्धति में किस दल का प्रधानता रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। तो 1977 जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885 में। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके नेतृत्व में प्रथम बार कांग्रेस सरकार बनी। तो मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। इस तरह यह वीडियो भी खत्म हुआ। हम बहुत जल्दी आपके लिए इतिहास का चौथा वीडियो लाएंगे। बस आशा करता हूं आप हमारे सारे वीडियो को देखते होंगे और देखेंगे ही, क्योंकि उनसे आपको बहुत सीख मिलेगी, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।